नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। मेरठ के हस्तिनापुर में प्रभारी मतदाता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में बिजली नहीं आती थी, लेकिन अब बिजली फ्री करने का वादा हम कर रहे हैं। उनकी ओर से वादा किया जा रहा है, जो अब चुनावी ही रह जाएगा। जब मेरठ की बात होगी तो भारत की स्वाधीनता संग्राम की बात भी होगी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धन सिंह कोतवाल को कौन विस्मृत कर सकता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धन सिंह कोतवाल समेत भारत माता के उन सभी ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए क्रांति धरा मेरठ की धरती को नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, जब मैं मेरठ की धरती पर हूं, हस्तिनापुर की धरती पर हूं, तो फिर किसानों को कैसे भूल सकता हूं। अन्नदाता किसान के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। अन्नदाता किसान की जब चर्चा होती है तो भाइयों बहनों, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का स्मरण कौन नहीं करना चाहेगा। चौधरी चरण सिंह जी ने स्वतंत्र भारत में किसानों की आवाज को देश की संसद में रखने और किसानों की समस्या के समाधान का मार्ग निकाला था। और सही मायने में कहूं तो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बात बताइए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उस सरकार का विकास का कोई विजन नहीं था। उस सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस सरकार स्वयं खतरा बनी हुई थी, गांवों के विकास के लिए नहीं किया, तीर्थों के विकास के लिए भी नहीं किया। मुजफ्फरनगर का दंगा जरूर भड़का दिया था। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने गले लगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, केवल वहीं पर नहीं रुके थे। आप देख सकते हैं, किसी भी सरकार का और किसी भी पार्टी का चेहरा और चरित्र उसी से उजागर हो जाता है। सपा की सरकार आई थी, उसका पहला निर्णय क्या था? श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। लेकिन इसके विपरीत जब 2017 में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार का पहला निर्णय क्या था? पहला निर्णय था अन्नदाता किसानों के 86 लाख किसानों की कर्ज माफी का। हमने किसानों का कर्ज माफ किया, उन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए। हमने बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। और यही नहीं, हमने अवैध बूचड़खाने भी बंद किए। क्रांतिकारियों का सम्मान किया, शहीद स्मारकों का पुनरुद्धार किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वह पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। ये फर्क साफ है, आपको भी एहसास हो रहा होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है,
किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। और सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी खतरनाक है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी का चेहरा नहीं, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ, सबको विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको शासन की योजनाओं का लाभ देना, सबकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, यही तो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होना चाहिए और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। वह मुजफ्फरनगर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन जीतने के बाद किसानों को संपन्न बनाने का काम करेगा, तो वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हों, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़ी। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो जारी करते हुए वैभव माहेश्वरी ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यूपी का
चूना, जिन्ना और पाकिस्तान के मुद्दे पर लड़ रही है, मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी युवाओं को नौकरियां देगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं रामपुर के समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो पुलिस वाले चल रहे हैं, मुझे उन पर भरोसा नहीं है, क्या पता वही किसी चीज में रख दें या फिर गोली मार दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा मालिक करता है या फिर मेरे साथ रहने वाले लोग। इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मेरे साथ जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वो मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं। बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हुए डॉक्टर राजेश सिंह को बसपा ने जलालपुर सीट से टिकट दिया है। तो वहीं बसपा प्रत्याशी ने हर खबर से बातचीत करते हुए कहा है कि वो भारतीय जनता सरकार के अंदर चल रही गुटबाजी से परेशान होकर बीजेपी को छोड़ा है। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सिंह से खास बातचीत की है हर खबर संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने। आप भी सुनिए। इस समय चुनावी सर्वे के दौर में मैं अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा में हूं और यहां से बसपा प्रत्याशी राजेश सिंह जी हैं और किन्हीं कारणों से आप अभी भाजपा छोड़कर बसपा में सवार हुए हैं। हर खबर चैनल पे राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बात नहीं समझ में आई कि पिछले एक दशक से आप भाजपा से जुड़े रहे और अचानक ऐसा क्या बिगड़ गया कि आपको बसपा में आना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम थे, 2017 का चुनाव लड़े, 2019 का चुनाव लड़े और आज तक जितना भी लोग चुनाव लड़े सबसे ज़्यादा वोट हम पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि यहाँ पे संगठन में गुटबाजी और फिर निचले स्तर पे भ्रष्टाचार, जो कि थाना, पुलिस और तहसील, ब्लॉक, ये सारी जगहों पे बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। नेताओं की सुनी नहीं जा रही है, नेताओं की सुनी नहीं गई, तमाम अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे। इससे जनता को, मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ, इससे जनता को बहुत परेशानी हो रही थी। और फिर इस जिले में बहन कुमारी मायावती जी का सब कराया है, जो है उन्होंने जिला बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रमाबाई डिग्री कॉलेज और जेल, जितने भी ऑफिसेज हैं वो सब बहन जी के बनाए हुए हैं, फ्लाईओवर। तो इस जिले का विकास अगर कोई कर सकता है भविष्य में तो बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस कारण से मैं जो है बहुजन समाज पार्टी में आया और आज बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जैसा कि ये अपने आप में पहली बार अंबेडकर नगर जिले का ये अपना एक पहला इकलौता इतिहास होगा और वो भी जलालपुर विधानसभा में कि 3 कैंडिडेट 3 पार्टियों से लगभग आपका तो क्लियर ही हो चुका है, 2 अन्य लोगों में भी सपा से भी लगभग क्लियर हो चुका है। लेकिन उसमें ये देखने को मिल रहा है कंडीशनल कि भाजपा जो लोग थे वो बसपा से टिकट पा गए, जो बसपा के थे वो सपा से टिकट पा गए और जो सपा से थे वो भाजपा से टिकट पा गए। तो ये कंडीशन पब्लिक के दिमाग में भी यहाँ का जो राउंड फिगर है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में इस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। जो पिताजी 2007 से 12 के दौर में पिताजी बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे और उन्होंने काफी काम किया था। जनता का दबाव मेरे ऊपर पिछले 10 वर्षों से जनता का ये दबाव पड़ रहा था कि नहीं मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में था। कारण ये था कि बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय नेता थे वो लोग जनता की, गरीब वर्ग की उपेक्षा करते थे और मैं सुबह से लेकर के शाम तक वहीं पेड़ के नीचे बैठ के लोगों से मिल के गरीब जनता की बात को सुनता हूँ, उनकी बात को करता हूँ और वो सारे लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। मुझको जनता ही बहुजन समाज पार्टी में लाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी में था लेकिन जनता के आग्रह पे मैं बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ और निश्चित रूप से मुझको इसका लाभ मिल रहा है क्योंकि मैंने पिछले 10 वर्षों में
किसी भी जाति धर्म के लोगों का मैंने सारे लोगों का मदद किया है। सबसे ज्यादा मोहम्मदन वर्ग के लोगों का, यादव लोगों का और बर्मा लोगों का, एससी लोगों का, जो भी मेरे पास आया मैंने कभी किसी से उसकी जात पात नहीं पूछी और कभी ये नहीं पूछा कि आपने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया। इसका मुझे लाभ मिल रहा है। अगर आपको अपने विधानसभा के लोगों से 2 शब्द में अपनी बात कहनी हो कि वो आपको वोट क्यों दें, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, हमारा जो घर है, दरवाजा है, वो सारे लोग पिछले 50 वर्षों से जानते हैं। मैं मिलता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबकी बात को सुनता हूँ, इसलिए मैं वोट चाहता हूँ। और जो लोग लड़ रहे हैं वो थोड़ा दूर दूर के हैं, लोगों को जनता ने देखा है। मुझको भी एक बार पद दे करके मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि मुझको एक बार आप पद दीजिए, मैं आपके आशा और विश्वास पे खरा उतरूंगा, कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। जैसे कि लोकल में आप यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, सपा से सुभाष राय भी, सपा से सुभाष राय थे वर्तमान एमएलए, लेकिन अब भाजपा में है, और आप भी यहाँ लोकल के हैं, तो 2 लोगों के लोकल होने का कुछ असर क्या वोटों पे बंटवारे में पड़ेगा क्या? नहीं, बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि पिछली बार सुभाष राय 2019 के उपचुनाव में सुभाष राय जी यहाँ से विधायक हो करके चुने गए थे, लेकिन 2 साल में जनता का उनसे मोह भंग हो गया। वो लोगों के सुखों दुखों में कम पहुंचने लगे, लोगों की समस्याओं को उन्होंने नहीं सुना, जिससे जनता उनके प्रति काफी नाराज थी और काफी नाराज है भी। इसलिए ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लोगों के सुख दुख में, लोगों के यहाँ मैं पहुंच रहा हूँ, जा रहा हूँ, उसका मुझे लाभ मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि मैं ज्यादा लोकल हूँ। जैसा कि आपने देखा कि आप इस समय वर्तमान में बसपा से प्रत्याशी जलालपुर से बात हुई हमारी, तो कुल मिला जुला के हार जीत तो चाहे जिसकी हो, लेकिन ये तय है कि जलालपुर विधानसभा का चुनाव और यहाँ का घमासान वास्तव में देखने लायक होगा। हर खबर से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर। फतेहपुर की बात कर लेते हैं, जहां यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। नामांकन के लिए हुसैनगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रानवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह ने पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस बीच नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। साथ ही नामांकन करने के बाद रानवेंद्र प्रताप ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि जनता जागरूक हो चुकी है, उन्हें पता है कि किसको वोट देना है। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही क्रिमिनल है, इतिहास उठाकर देख लें, सपा गुंडों और अपराधों की पार्टी है, अपराधियों की ये पार्टी है। प्रथम प्राथमिकता ये है कि जो क्षेत्र में काम रह गए हैं उन्हें पूरा करना है, और जो गांव रह गए हैं सड़कों से उनको भी पूरा करना है। बाकी बुनियादी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमने हल कर दी है, चाहे वो बिजली की हो, पुल की हो, सड़क की हो, और इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो मुझे लगता है 90% मेरे क्षेत्र की समाप्त हो गई है। 10% बाकी बची है, वो जीतने के बाद उसे भी पूरा करना है। जयंत चौधरी और अखिलेश आज पूर्वांचल में रैली कर रहे हैं साथ में, इसका कितना असर पड़ेगा बीजेपी पर? मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई असर पड़ेगा। अब वो पहले की तरह जनता नहीं है, जनता स्वयं अपना वोट देती है। अब ठेकेदारों के माध्यम से कोई वोट मिलता नहीं है। अगर कोई सोचे कि ये ठेकेदार है और ये वोट दिलाते हैं और इनके द्वारा वोट मिलती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिलाता है और कोई देता है। तो अब न जाति का कोई बंधन है और ना पार्टी का कोई बंधन है, लोग काम पे वोट देते। मोदी जी की योजना और योगी जी के काम पे यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता वोट देने जा रही है, और आप देखिएगा 300 प्लस उत्तर प्रदेश जीत के आएंगे योगी जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखेंगे तो उनका एक एक सिपाही क्रिमिनल है। वो अपना इतिहास देख लें कि अगर जब वो सरकार में नहीं थे और राजनीति में वो सत्ता पे नहीं आए थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए और आज उनकी देख लीजिए, तो समझ में आएगा कौन आर्थिक। लखनऊ में कलेक्ट्रेट परिसर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु नामांकन प्रक्रिया लगातार चल रही है। विधानसभा 170 सरोजिनी नगर से राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रताप चंद्रा, विधानसभा 171 लखनऊ पश्चिम से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राजीव बख्शी और राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी प्रत्याशी कांति पांडे, विधानसभा 175 कैंटोनमेंट से निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश की ओर से बताया गया कि आज कुल 4 प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल किया गया है।
बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। सपा और बसपा के कई मंत्री और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, जिस पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बीजेपी में सभी का स्वागत है। इन सब लोगों की एकजुटता से ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। आपके आने से बीजेपी की सरकार बनेगी। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आप लोगों से मदद मिलेगी। जिस दिन दोबारा से बीजेपी शपथ लेगी, छोटे मोटे गुंडे जमीन में गाड़ दिए जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इस काम के लिए बधाई दी। आपको बता दें कि ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और सांसद साक्षी महाराज इस दौरान मौजूद थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी जानने वाला नहीं है। कश्यप से लेकर सैनी, कुम्हार, पाल, गरेड़िया और समाज के सभी वर्ग, ब्राह्मण, त्यागी, यानी समाज के सब वर्ग पश्चिमी उत्तर में दलित, शोषित, वंचित, जाटो समाज से लेकर सभी समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। गुंडा राज के पक्ष में नहीं आने वाला है, न सपा के पक्ष में आने वाला है। बीजेपी का कमल खिलेगा, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और माननीय मोदी जी के लिए पूरा देश, पूरा राज्य खड़ा है। मोदी लखनऊ के रिंग रोड चौकी इंचार्ज राकेश चौरसिया एक बार फिर से जमीनी विवाद में घिर गए। हालांकि इससे पहले भी जमीन कब्जे के मामले में कई बार मीडिया के घेरे में आ चुके हैं रिंग रोड चौकी इंचार्ज राकेश चौरसिया, और ऐसी शिकायत आ रही है कि दबंग चौकी इंचार्ज से मिलकर जबरन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने परिवार संग आत्मदाह करने की बात तक कह डाली। वहीं आरोप यह भी है कि कोर्ट में चल रहे मामले पर चौकी इंचार्ज हस्तक्षेप कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित इशरत अली ने लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर से इंसाफ की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि कब तक पीड़िता को और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है। ज़मीन का मसला क्या, हमने और दो लोगों ने मिलकर ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, और मेन फ्रेंड से ज़मीन चौड़े रोड पे ज़मीन है, तो हमारी उसमें ज़मीन का मसला कि कोर्ट में उसका मुकदमा पहले चल रहा था। फिर हम लोगों ने उसकी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया और हमारी रजिस्ट्री भी रह गई है, उन लोगों ने अपनी रजिस्ट्री कराई गई। इस बेस पे तो हमारी रजिस्ट्री का कोर्ट में ऑर्डर हुआ, हमारी रजिस्ट्री कर नहीं रही थी समा परवीन, तो हमने कोर्ट में केस किया। तो कोर्ट से हमारा भी मुकदमा रजिस्ट्री करने का है, तो हमको ऑर्डर मिल गया रजिस्ट्री कराने का। तब तक ये इन्होंने 5,000 की रजिस्ट्री करा ली थी। इनके खिलाफ FIR भी है और उसके बाद मुकदमे भी इनके खिलाफ हैं, और उसके बावजूद भी ये लोग अपना जबरदस्ती से आगे से पूरा कब्जा कर। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।